ऑनलाइन क्लासेज के चक्कर में हिंदी में आज हम आपको हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को लिखवाएंगे, जिसे आप महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम समझते हुए अपने पास नोट्स के रूप में लिखेंगे, उसको याद भी करेंगे और जो आपको आने वाली समय पर परीक्षा में ये महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में आपके लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। जो भी लिखाया जा रहा है उसको मुख्य समझ करके, महत्वपूर्ण समझ करके आप लोग अपने नोट्स अवश्य बनाएं। तो आज हम हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, इसके बारे में बता रहे हैं। नंबर 1, काव्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पहले देख लीजिए। काल विभाजन, काल विभाजन में सबसे पहले आदिकाल, सबसे पहले आदिकाल, आदिकाल को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसकी समयावधि क्या है? सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। फिर अगला क्या आता है समय? पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्तिकाल के नाम से भी जानते हैं। इसका समयावधि है सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। अगला आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। रीतिकाल, इसका समय है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। फिर सबसे अंत में आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसकी समयावधि है सन 1843 ईस्वी से अब तक। ये हो गया आपका काल विभाजन। पूर्व मध्यकाल के यानी भक्ति काल के ये पूर्व मध्यकाल, इसकी 2 शाखाएं हैं। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखा? निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में इसकी भी
दो, इसके भी दो पार्ट हैं निर्गुण भक्ति के। क्या है? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। और प्रेम मार्गी। सगुण भक्ति की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, इसके भी दो पार्ट हो गए। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ये हो गया आपका काल विभाजन। काल विभाजन के पश्चात आप आ जाइए हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर। जिस प्रकार से हमने गद्य साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लिखवाए हैं, उसी प्रकार पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको हम लिखवाएंगे। नंबर 1, किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? उत्तर में किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न लिखेंगे निर्गुण काव्य धारा की शाखाओं के नाम लिखिए। निर्गुण काव्य धारा की शाखाओं के नाम लिखिए। उत्तर में अभी हमने आपको बताया था निर्गुण काव्य धारा की शाखाएं। नंबर 1 ज्ञान मार्गी और नंबर 2 प्रेम मार्गी, ये दो शाखाएं हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे सगुण काव्य धारा की शाखाओं के नाम लिखिए। सगुण काव्य धारा की शाखाओं के नाम लिखिए। सगुण काव्य धारा की भी शाखाएं हमने अभी आपको बताया था, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। नंबर 1 राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न लिखेंगे सगुण भक्ति शाखा के दो कवियों के तथा उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए।
सगुण भक्ति शाखा के दो कवियों व उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। सगुण भक्ति शाखा नंबर 1 तुलसीदास। उत्तर में नंबर 1 तुलसीदास। इनकी रचना रामचरित मानस। नंबर 2 सूरदास। सूरसागर। अगला निर्गुण भक्ति शाखा के 2 कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। शाखा के 2 कवियों व उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर में निर्गुण भक्ति शाखा के 2 कवियों और उनकी रचनाओं के नाम। नंबर 1 मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना क्या है? पद्मावत। दूसरा कवि क्या है? दूसरा कवि है कुतुबन। 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 इनका है मृगावती। मृगावती। अगला प्रश्न लिखेंगे। पहले हम इसको मिटा लेंगे। अगला प्रश्न निर्गुण भक्ति शाखा के 2 कवियों की और उनकी रचनाओं के नाम। इसके बाद अगला प्रश्न लिखेंगे कबीर के अतिरिक्त 2 प्रमुख संत कवियों के नाम लिखिए। कबीर के अतिरिक्त 2 प्रमुख संत कवियों के नाम। 2 प्रमुख संत कवियों के नाम लिखिए। कबीर के अतिरिक्त 2 प्रमुख संत कवियों के नाम। नंबर 1 रैदास। नंबर 1 रैदास। नंबर 2 मलूकदास। नंबर 1 रैदास। नंबर 2 मलूकदास। अगला प्रश्न लिखेंगे सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। सूफी काव्य धारा के
प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न लिखेंगे, राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। तो इसमें राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। अगला इसको मिटा लेंगे। अगला प्रश्न लिखेंगे, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम कबीर दास। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम कबीर दास। फिर आप लिखेंगे प्रश्न अगला, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रतिनिधि कवि का नाम सूरदास। अगला प्रश्न लिख लेंगे, राम भक्ति काव्य की रचना किस भाषाओं में हुई। राम भक्ति काव्य की रचना किस भाषाओं में हुई। राम भक्ति काव्य की रचना किस भाषाओं में हुई। तो आप लिखेंगे राम भक्ति काव्य की रचना अवधी और ब्रज भाषा में हुई। अवधी और ब्रज भाषा में हुई। फिर इसको मिटा लेंगे। अगला प्रश्न लिखेंगे इसके बाद। अगला प्रश्न लिखेंगे,
पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? अभी काल विभाजन में हमने आपको बताया था पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को कहते हैं। तो यहां लिख देंगे भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे आदिकाल की अवधि लिखिए। अवधि हमने काल विभाजन में आपको बताई थी। आदि काल की अवधि लिखिए। आदिकाल की अवधि, आदिकाल की अवधि 743 ईस्वी से आदि काल की अवधि 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न है आदिकाल की भाषा का नाम बताइए। आदि काल की भाषा का नाम बताइए। आदिकाल की भाषा का नाम बताइए। आदिकाल की भाषा का नाम डिंगल है। आदि काल की भाषा का नाम डिंगल है। वीरगाथा काल के प्रथम कवि का नाम लिखिए। वीरगाथा काल के प्रथम कवि का नाम लिखिए। वीरगाथा काल के प्रथम कवि का नाम कौन है? चंदवरदाई। चंदवरदाई। पहले वाले प्रश्नों को मिटा लेंगे। अगला प्रश्न लिखेंगे वीरगाथा काल को चारण काल क्यों कहा जाता है? वीर गाथा काल को चारण काल क्यों कहा जाता है? वीरगाथा काल को चारण काल क्यों कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे इस युग में चारण कवियों द्वारा इस युग में चारण कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में बहुतायत रचनाएं की गईं। राजाओं की प्रशंसा में बहुतायत रचनाएं की
की गईं, इसीलिए इसे चारण काल भी कहा जाता है। इसीलिए इसे चारण काल भी कहा जाता है। अगला, अब आप इसको मिटा लेंगे। मिटा लेंगे। अगला प्रश्न लिखेंगे, आदिकाल की कविता का मुख्य विषय क्या रहा? आदिकाल की कविता का मुख्य विषय क्या रहा? आदिकाल की कविता का मुख्य विषय क्या रहा? उत्तर में लिखेंगे, आदिकाल की कविता का मुख्य विषय आदिकाल की कविता का मुख्य विषय आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा एवं वीर रस से पूर्ण गाथाओं का वर्णन था। रस से पूर्ण गाथाओं का वर्णन था। अगला प्रश्न लिखेंगे, वीर गीत की दो रचनाओं के नाम बताइए। वीर गीत की दो रचनाओं के नाम बताइए। वीर गीत की दो रचनाओं के नाम बताइए। वीर गीत की दो रचनाएं परमाल रासो और बीसल देव रासो। परमाल रासो। और नंबर 2 बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। अगला प्रश्न, वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ लोकप्रिय ग्रंथ आल्हाखंड, परमाल रासो।
आल्हा खंड, परमाल रासो है। ये हो गया आपका अगला प्रश्न। फिर नेक्स्ट यानी अगला प्रश्न लिखेंगे, आदिकाल वीर गाथा काल के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। आदिकाल वीर गाथा काल के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। तो प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। तो आदिकाल के दो प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई और दलपत विजय। चंद्रवरदाई और दलपति विजय, ये दो प्रसिद्ध कवि हैं। अगला मिटा लेंगे। अगला प्रश्न लिखेंगे, आदिकाल की दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो। आदिकाल की दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो। आदिकाल की दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो। पृथ्वीराज रासो। नंबर 2 हम्मीर रासो। अगला प्रश्न है, भक्ति काल कब से कब तक माना ये आपको भी हमने कालखंड में बताया था, काल विभाजन में। भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है? कब से कब तक माना जाता है? ये प्रश्न दो तरीके से भी आ सकता है। भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है या भक्ति काल की कालावधि लिखिए। तो लिखेंगे भक्ति काल भक्ति काल 1343 ईस्वी से 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। माना जाता है। अगला, भक्ति काल की दो शाखाओं के नाम लिखिए। भक्ति काल की दो शाखाएं अभी हमने बताया था आपको, जब हमने काल विभाजन किया था तभी हमने आपको लिखा दिया था शाखाएं। भक्ति काल की दो शाखाओं के नाम। भक्ति काल की दो शाखाओं के नाम लिखिए। भक्ति काल की दो शाखाओं के नाम। नंबर 1 निर्णय भक्ति शाखा। नंबर 1
निर्गुण भक्ति शाखा, और नंबर 2 सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में भगवान के निर्गुण रूपों के बारे में बताया गया है, निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में बताया गया है, और सगुण भक्ति शाखा में भगवान के साकार रूपी, उनके साकार रूपों की वंदना की गई है, साकार रूपों के बारे में बताया गया है। हाँ, और यही 2 शाखाएं हैं। तो अगला प्रश्न आप लिखेंगे, भक्ति काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। भक्ति काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। भक्ति काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम, नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 सूरदास। इस प्रकार से आगे हम मिटा लेंगे। अगला प्रश्न लिखेंगे, भक्ति काल की विभिन्न धाराओं का नामोल्लेख कीजिए। भक्ति काल की विभिन्न धाराओं का नामोल्लेख कीजिए। भक्ति काल की विभिन्न धाराओं का नामोल्लेख। भक्ति काल की काव्य धारा 4 रूपों में प्रभावित हुई है। भक्ति काल की काव्य धारा 4 रूपों में प्रवाहित हुई है। कौन कौन से 4 रूपों में प्रवाहित हुई है? ज्ञान मार्गी काव्य धारा, नंबर 2 प्रेम मार्गी काव्य धारा, नंबर 3 राम भक्ति काव्य धारा, और नंबर 4 कृष्ण भक्ति काव्य धारा।